लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम ऊपर के बयान में सुबह का दृश्य लिख कर कह आए हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह सेना सहित किसी तरफ को जा रहे हैं। पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इन्होंने जरूर किसी तरफ चढ़ाई की है, और बेशक ऐसा है भी। राजा बीरेंद्र सिंह ने यकायक माधवी के गयाजी पर धावा कर दिया, जिसका लेना इस समय उन्होंने बहुत ही सहज समझ रखा था, क्योंकि माधवी के चाल चलन की खबर बखूबी लग गई थी। वे जानते थे कि राजकाज पर ध्यान न देने, दिन रात ऐश में डूबे रहने वाले राजा का राज्य कितना कमजोर हो जाता है। रैयत को ऐसे राजा से कितनी नफरत हो जाती है, और किसी दूसरे नेक धर्मात्मा के आ पहुंचने के लिए वे लोग कितनी मन्नतें मांगते रहते हैं। बीरेंद्र सिंह का ख्याल बहुत ही ठीक था। गया पर दखल करने में उनको जरा भी तकलीफ न हुई। किसी ने उनका मुकाबला न किया। एक तो उनका चढ़ा बढ़ा प्रताप ही ऐसा था कि कोई मुकाबला करने का साहस भी नहीं कर सकता था। दूसरे, बेदिल रियाया और फौज तो चाहती ही थी कि बीरेंद्र सिंह के जैसा कोई यहां का भी राजा हो। चाहे दिन रात ऐश में डूबे और शराब के नशे में चूर रहने वाले मालिकों को कुछ भी खबर न हो, पर बड़े जमींदारों और कर्मचारियों को माधवी और कुंवर इंद्रजीत सिंह के खिंचाखिंची की खबर लग चुकी थी, और उन्हें मालूम हो चुका था कि आजकल बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग राजगृह ही में विराज रहे हैं। राजा बीरेंद्र सिंह ने बेरोक टोक शहर में पहुंचकर अपना दखल जमा लिया और अपने नाम की मुनादी करवा दी। वहां के दो एक कर्मचारी, जो दीवान अग्निदत्त के दोस्त और खैरख्वाह थे, रंग कुरंग देखकर भाग गए। बाकी फौजी अफसरों और रैयतों ने उनकी अमलदारी खुशी से कबूल कर ली, जिसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह को इसी से मालूम हो गया कि उन लोगों ने दरबार में बेखौफ और हंसते हुए पहुंचकर मुबारकबाद के साथ नजरें गुजारीं। विजयदशमी के एक दिन पहले गया का राज्य राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया, और विजयदशमी को अर्थात दूसरे दिन प्रातःकाल उनके लड़के आनंद सिंह को यहां की गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने देखा तथा नजरें दी। अपने छोटे लड़के कुंवर आनंद सिंह को गया की गद्दी दे दूसरे ही दिन राजा बीरेंद्र सिंह चुनार लौट आने वाले थे, मगर उनके रवाना होने के पहले ही अय्यार लोग जख्मी और बेहोश कुंवर इंद्रजीत सिंह को लिए हुए गयाजी पहुंच गए, जिन्हें देख राजा बीरेंद्र सिंह को अपना इरादा छोड़ देना पड़ा, और बहुत दिनों से बिछड़े हुए प्यारे लड़के को आज इस अवस्था में पाकर अपने तन बदन की सुध भुला देनी पड़ी। राजा बीरेंद्र सिंह के मौजूद होने पर भी गयाजी का बड़ा भारी राजभवन सूना हो रहा था, क्योंकि उसमें रहने वाले माधवी और दीवान अग्निदत्त के रिश्तेदार लोग भाग गए थे, और हुक्म के मुताबिक किसी ने भी उनको भागते समय नहीं रोका था। इस समय राजा बीरेंद्र सिंह, उनके दोनों लड़कों और अय्यारों के सिवाय सिर्फ थोड़े से ही फौजी अफसरों का डेरा इस महल में पड़ा हुआ है। अय्यारों में सिर्फ भैरव सिंह और तारा सिंह यहां मौजूद हैं। बाकी के कुल अय्यार चुनार लौटा दिए गए थे। शहर के इंतजाम में सबके पहले ये किया गया कि चिट्ठी या अर्जी डालने के लिए एक बगल छेद करके दो बड़े बड़े संदूक राजभवन के फाटक के दोनों तरफ लटका दिए गए, और मुनादी करवा दी गई कि जिसको अपना सुख दुख अर्ज करना हो, दरबार में हाजिर होकर अर्ज किया करे, और जो किसी कारण से हाजिर न हो सके वो अर्जी लिखकर इन संदूकों में डाल दिया करे। हुक्म था कि बारी बारी से ये संदूक दिन रात में 6 मर्तबे कुंवर आनंद सिंह के सामने खोले जाया करें। इस इंतजाम से गयाजी की रियाया बहुत प्रसन्न थी। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी थी। एक सजे हुए कमरे में, जिसमें रोशनी अच्छी तरह से हो रही थी, छोटी सी खूबसूरत मसहरी पर जख्मी कुंवर इंद्रजीत सिंह लेटे हुए हल्की धुलाई गर्दन तक ओढ़े हैं। आज कई दिनों पर उन्हें होश आया है। इससे अचंभे में आकर इस नए कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अच्छी तरह देख रहे हैं। बगल में बाएं हाथ का ढांसना पलंगड़ी पर दिए हुए उनके पिता राजा बीरेंद्र सिंह बैठे उनका मुंह देख रहे हैं, और कुछ पायतानी की तरफ हटकर पाठी पकड़े कुंवर आनंद सिंह बैठे बड़े पलंगड़ी के नीचे भैरव सिंह और तारा सिंह धीरे धीरे तलवा झंस रहे हैं। कुंवर आनंद सिंह के बगल में देवी सिंह बैठे हैं। इनके अलावा वैद्य, जर्राह
और बहुत से सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे हैं। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता की तरफ देखकर पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका मकान है? बीरेंद्र, ये चंद्रदत्त की राजधानी गयाजी है। ईश्वर की कृपा से आज ये हमारे कब्जे में आ गई है। मकान भी चंद्रदत्त ही के रहने का है। हम लोग इस शहर में अपना दखल जमा चुके थे जब तुम यहां पहुंचाए गए। ये सुन इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे और कुछ सोचने लगे। साथ ही इसके राजगृह में दीवान अग्निदत्त के साथ होने वाली लड़ाई का समा उन आंखों के आगे घूम गया और किशोरी को याद कर अफसोस करने लगे। इनके बेहोश होने के बाद क्या हुआ और किशोरी पर क्या बीती, इसको जानने के लिए दिल बेचैन था, मगर पिता का लिहाज कर भैरव सिंह से कुछ पूछ न सके। सिर्फ ऊंची सांस लेकर रह गए। मगर देवी सिंह उनके जी का भाव समझ गए और बिना पूछे ही कुछ कहने का मौका समझकर बोले, राजगृह में लड़ाई के समय जितने आदमी आपके साथ थे, ईश्वर की कृपा से सब बच गए और अपने ठिकाने पर हैं। केवल आप ही को इतना कष्ट भोगना पड़ा। देवी सिंह के इतना कहने से इंद्रजीत सिंह की बेचैनी बिल्कुल ही जाती तो नहीं रही, मगर कुछ कम जरूर हो गई। इतने में दिल बहलाने का कुछ ठिकाना समझकर देवी सिंह पुनः बोल उठे, देवी, अर्जियों वाला संदूक हाजिर है, उसे देखने का समय भी हो गया है। इंद्र, कैसा संदूक? आनंद, यहां महल के फाटक पर 2 संदूक इसलिए रख दिए गए हैं कि जो लोग दरबार में हाजिर होकर अपना दुख सुख ना कह सकें, वे लोग अर्जी लिखकर इस संदूक में डाल दिया करें। इंद्र, बहुत मुनासिब है, इससे रैयतों के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम हो सकता है। इस तरह के कई संदूक शहर में इधर उधर भी रखवा देने चाहिए, क्योंकि बहुत से आदमी खौफ से फाटक तक आते भी हिचकेंगे। आनंद, बहुत खूब, कल इसका इंतजाम हो जाएगा। बीरेंद्र, हमने यहां की गद्दी पर आनंद सिंह को बैठा दिया है। इंद्र, बड़ी खुशी की बात है। यहां का इंतजाम ये बहुत ही अच्छी तरह कर सकेंगे, क्योंकि ये तीर्थ का मुकाम है और इनका पुराणों से बड़ा प्रेम है और उन्हें अच्छी तरह समझते भी हैं। देवी सिंह की तरफ देखकर, हाँ साहब, वो संदूक मंगवाइए, जरा दिल तो बहले। हाथ भर का चौखूटा संदूक हाजिर किया गया और उसे खोलकर बिल्कुल अर्जियां जिनसे वो संदूक भरा था बाहर निकाली गईं। पढ़ने से मालूम हुआ कि यहाँ की रियाया नए राजा की अमलदारी से बहुत प्रसन्न है और मुबारकबाद दे रही है। हाँ, एक अर्जी उसमें ऐसी भी निकली जिसके पढ़ने से सबों को तरद्दुद ने आ घेरा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पाठकों की दिलचस्पी के लिए हम उस अर्जी की नकल नीचे लिखे देते हैं। हम लोग मुद्दत से मनाते थे कि यहाँ की गद्दी पर हुजूर को या हुजूर के खानदान में से किसी को बैठा देखें। ईश्वर ने आज हम लोगों की आरजू पूरी की और कमबख्त माधवी और अग्निदत्त का बुरा साया हम लोगों के सिर से हटाया। चाहे उन दोनों दुष्टों का खौफ अभी हम लोगों को बना हो, मगर फिर भी हुजूर के भरोसे पर हम लोग बिना मुबारकबाद दिए और खुशी मनाए नहीं रह सकते। वो डर इस बात का नहीं है कि यहां फिर उन दुष्टों की अमलदारी होगी तो कष्ट भोगना पड़ेगा। राम राम, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोगों को ये गुमान तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। वो डर बिल्कुल दूसरा ही है जो हम लोग नीचे अर्ज करते हैं। आशा है कि बहुत जल्द उससे हम लोगों की रिहाई होगी, नहीं तो महीने भर में यहाँ की चौथाई रियाया यमलोक में पहुंच जाएगी। मगर नहीं, हुजूर के नामी और अपनी आप नजीर रखने वाले अय्यारों के हाथ से वे बेईमान हरामजादे कब बच सकते हैं जिनके डर से हम लोगों को पूरी नींद सोना नसीब नहीं होता। कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से थोड़े बदमाश इस काम के लिए मुकर्रर कर दिए हैं कि अगर कोई आदमी अग्निदत्त के खिलाफ नजर आवे तो बेधड़क उसका सिर चोरी से रात के समय काट डाले, या दीवान साहब को जब रुपए की जरूरत हो तो जिस अमीर या जमींदार के घर में चाहे डाका डाल दे या चोरी करके कंगाल बना दे। इसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जाती। इसी वजह से और भी बाहरी चोरों को अपना घर भरने और हम लोगों को सताने का मौका मिलता है। हम लोगों ने अभी उन दुष्टों की सूरत नहीं देखी और नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं या कहाँ रहते हैं, जिनके खौफ से दिन रात हम लोग कांपा करते हैं। इस अर्जी के नीचे कई मशहूर और नामी रईसों और जमींदारों के दस्तखत थे।
ये अर्जी उसी समय देवी सिंह के हवाले कर दी गई और देवी सिंह ने वादा किया कि 1 महीने के अंदर इन दुष्टों को जिंदा या मरे हुए हुजूर में हाजिर करेंगे। इसके बाद जर्राहों ने कुंवर इंद्रजीत सिंह के जख्मों को खोला और दूसरी पट्टी बदली। कविराज ने दवा खिलाई और हुक्म पाकर सब अपने अपने ठिकाने चले गए। देवी सिंह उसी समय विदा हो ना मालूम कहाँ चले गए और राजा बीरेंद्र सिंह भी वहां से हटकर अपने कमरे में चले गए। इस कमरे के दोनों तरफ छोटी छोटी 2 कोठरियां थीं। एक में संध्या पूजा का सामान दुरुस्त था और दूसरी में खाली फर्श पर एक मसहरी बिछी हुई थी, जो उस मसहरी से कुछ छोटी थी जिस पर कुंवर इंद्रजीत सिंह आराम कर रहे थे। कोठरी से वो मसहरी बाहर निकाली गई और कुंवर आनंद सिंह के सोने के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह की मसहरी के पास बिछाई गई। भैरव सिंह और तारा सिंह ने भी दोनों मसहरियों के नीचे अपना बिस्तर जमाया। सिवाय इन चारों के उस कमरे में और कोई न रहा। इन लोगों ने रात भर आराम से काटी और सबेरा होने पर आंख खुलते ही विचित्र तमाशा देखा। सुबह के पहले ही दोनों अय्यारों की आंखें खुली और हैरत भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी जागे और फूलों की खुशबू, जो इस कमरे में बहुत देर पहले से ही भर रही थी, लेने तथा दोनों अय्यारों की तरह ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगे। आनंद, खुशबूदार फूलों के गजरे और गुलदस्ते इस कमरे में किसने सजाए हैं? इंद्र, ताज्जुब है, हमारे आदमी बिना हुक्म पाए ऐसा कब कर सकते हैं? भैरव, हम दोनों आदमी घंटे भर के पहले से उठकर इस पर गौर कर रहे हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। आनंद, गुलदस्ते भी बहुत खूबसूरत और बेशकीमती मालूम पड़ते हैं। तारा, एक गुलदस्ता उठाकर और पास लाकर, देखिए सोने के गुलदस्ते पर क्या उम्दा मीने का काम हुआ है। बेशक किसी बहुत बड़े शौकीन का बनवाया हुआ है। इसी ढंग के सब गुलदस्ते हैं। भैरव, हाँ, एक बात ताज्जुब की और भी है जो मैंने अभी तक आपसे नहीं कही। इंद्र, वो क्या? भैरव, हाथ का इशारा करके, ये दोनों दरवाजे सिर्फ घुमाकर मैंने खुले छोड़ दिए थे, मगर सुबह को और दरवाजों की तरह इन्हें भी बंद पाया। तारा, आनंद सिंह की तरफ देखकर, शायद रात को आप उठे हो? आनंद, नहीं। इसी तरह देर तक ये लोग ताज्जुब भरी बातें करते रहे, मगर अकल ने कुछ गवाही न दी कि क्या मामला है। राजा बीरेंद्र सिंह भी आ पहुंचे। उनके साथ और भी कई मुसाहिब लोग आ जमे। सभी इस आश्चर्य की बात को सुनकर सोचने और गौर करने लगे। कई बुजदिलों को भूत प्रेत और पिशाच का ध्यान आया, मगर महाराज और दोनों कुमारों के खौफ से कुछ बोल न सके, क्योंकि ये लोग ऐसे डरपोक और इस ख्याल के आदमी न थे और न ऐसे आदमियों को अपने साथ रखना ही पसंद करते थे। इन फूलों के गजरों और गुलदस्तों को किसी ने न छेड़ा और वे ज्यों के त्यों जहां के तहां लगे रह गए। रईसों की हाजिरी और शहर के इंतजाम में दिन बीत गया और रात को फिर कल ही की तरह दोनों भाई मसहरी पर सो रहे। दोनों यार भी मसहरी के बगल में जमीन पर लेट गए, मगर आपस में मिलजुल कर बारी बारी से जागते रहने का विचार दोनों ने ही कर लिया था और अपने बीच में एक लंबी छड़ी इसलिए रख ली थी कि अगर रात को किसी समय कोई अय्यार कुछ देखे तो बिना मुंह से बोले लकड़ी के इशारे से दूसरे को जगा दे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने भी कह रखा था कि अगर घर में किसी को देखना तो चुपके से हमें जगा देना, जिससे हम लोग भी देख लें कि कौन है और कहाँ से आता है। आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह गहरी नींद में बेसुध पड़े हैं। पहरे के मुताबिक लेटे लेटे तारा सिंह दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। यकायक पूरब तरफ वाली कोठरी में कुछ खटका हुआ। तारा सिंह जरा सा घूम गए और पड़े पड़े ही उस कोठरी की तरफ देखने लगे। बारीक चादर पहले ही से दोनों अय्यारों के मुंह पर पड़ी हुई थी और रोशनी अच्छी तरह हो रही थी। कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तारा सिंह ने लकड़ी के इशारे से भैरव सिंह को उठा दिया, जो बड़ी होशियारी से घूमकर कोठरी की तरफ देखने लगे। कोठरी के दरवाजे का एक पल्ला अब अच्छी तरह खुल गया और एक निहायत हसीन और कमसिन औरत किवाड़ पर हाथ रखे खड़ी दोनों मसहरियों की तरफ देखती नजर पड़ी। भैरव सिंह और तारा सिंह ने मसहरी के पांव पर हाथ का इशारा देकर दोनों भाइयों को भी जगा दिया। इंद्रजीत सिंह का रुख तो पहले ही उस कोठरी की तरफ था, मगर आनंद सिंह उस तरफ पीठ किए सो रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो अपने सामने की तरफ जहां तक देख सकते थे कुछ भी न दिखा।
लाचार धीरे से उनको करवट बदलनी पड़ी और तब मालूम हुआ कि इस कमरे में क्या आश्चर्य की बात दिखाई दे रही है। अब कोठरी का दूसरा पल्ला भी खुल गया और वो हसीन औरत सिर से पैर तक अच्छी तरह इन चारों को दिखाई देने लगी, क्योंकि उसके तमाम बदन पर बखूबी रोशनी पड़ रही थी। वो औरत नक्शिक से ऐसी दुरुस्त थी कि उसकी तरफ चारों की टकटकी बंध गई। बेशकीमती सफेद साड़ी और जड़ाऊ जेवरों से वो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। जेवरों में सिर्फ खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था, जिसकी सुर्खी उसके गोरे रंग पर पड़कर उसके हुस्न को हद से ज्यादा रौनक दे रही थी। उसकी पेशानी पर एक दाग था जिसके देखने से विश्वास होता था कि बेशक इसने कभी तलवार या किसी हरबे की चोट खाई है। ये 2 अंगुल का दाग भी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जेवर ही हो रहा था। उसे देख ये चारों आदमी यही सोचते होंगे कि इससे बढ़कर खूबसूरत रंभा और उर्वशी अप्सरा भी न होंगी। कुंवर इंद्रजीत सिंह तो किशोरी पर मोहित हो रहे थे। उसकी तस्वीर इनके दिल में खिंच रही थी। उन पर चाहे उसके हुस्न ने ज्यादा असर न किया हो, मगर आनंद सिंह की क्या हालत हो गई ये वे ही जानते होंगे। बहुत बचाते रहने पर भी ठंडी सांसें उनसे ना रुक सकीं, जिससे हम भी कह सकते हैं कि उनके दिल ने उनकी ठंडी सांसों के साथ ही बाहर निकलकर कह दिया कि अब तुम्हारे कब्जे में नहीं है। कुंवर आनंद सिंह अपने को संभाल न सके, उठ बैठे और उधर ही देखने लगे जिधर वो औरत किवाड़ का पल्ला थामे खड़ी थी। उनकी ये हालत देख तीनों आदमियों को विश्वास हो गया कि वो भाग जाएगी, मगर नहीं। वो इनको उठकर बैठते देख जरा भी न हिचकी, ज्यों की त्यों खड़ी रही, बल्कि इनकी तरफ देख उसने जरा सा हंस दिया, जिससे ये और भी बेचैन हो गए। कुंवर आनंद सिंह ये सोचकर कि उस कोठरी में किसी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, मसहरी पर से उठ खड़े हुए और उस औरत की तरफ चले। इनको अपनी तरफ आते देख वो औरत कोठरी में चली गई और फुर्ती से उसका दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। कुंवर इंद्रजीत सिंह की तबीयत चाहे दुरुस्त हो गई हो, मगर कमजोरी अभी तक मौजूद है, बल्कि सब जख्म में भी अभी तक कुछ गीले हैं, इसलिए अभी घूमने फिरने लायक नहीं हुए। उस परी चमाल को भीतर से किवाड़ बंद कर लेते देख सब उठ खड़े हुए। कुंवर इंद्रजीत सिंह भी तकिए का सहारा लेकर बैठ गए और बोले, इस कोठरी में किसी तरफ निकल जाने का रास्ता तो नहीं है? भैरव, जी नहीं। आनंद, किवाड़ में धक्का देकर, इसे खोलना चाहिए। तारा, मुश्किल तो कुछ नहीं। इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर, क्या हुक्म होता है? इंद्र, जब इस कोठरी में दूसरी तरफ निकल जाने का रास्ता ही नहीं तो जल्दी क्यों करते हो? इंद्रजीत सिंह का इतना कहते ही आनंद सिंह वहां से हटे और अपने भाई के पास जाकर बैठ गए। भैरव सिंह और तारा सिंह भी पास आकर बैठ गए और यों बातचीत होने लगी। इंद्र भैरव सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर, तुम में से कोई जागता भी रहा या दोनों सो गए थे? भैरव, नहीं, सो क्या जाएंगे, हम लोग बारी बारी से बराबर जागते और महीन चादर से मुंह ढांके दरवाजे की तरफ देखते रहे। इंद्र, तो क्या इसी दरवाजे में से इस औरत को आते देखा था? आनंद, बेशक इसी तरफ से आई होगी। तारा, जी नहीं, यही तो ताज्जुब है कि कमरे के दरवाजे ज्यों के त्यों भिड़के रह गए और यकायक कोठरी का दरवाजा खुला और वो नजर आई। इंद्र, ये तो अच्छी तरह मालूम है ना कि उस कोठरी में और कोई दरवाजा नहीं है। भैरव, जी हां, अच्छी तरह जानते हैं, और कोई दरवाजा नहीं है। तारा, क्या कहें, कोई सुने तो यही कहे कि चुड़ैल थी। आनंद, राम राम, ये भी कोई बात है? इंद्र, खैर जो हो, मेरी राय यही है कि पिताजी के आने तक कोठरी का दरवाजा न खोला जाए। आनंद, जो हुक्म, मगर मैं तो ये चाहता था कि पिताजी के आने तक दरवाजा खोलकर सब कुछ दरियाफ्त कर लिया जाता। इंद्र, खैर खोलो। हुक्म पाते ही कुंवर आनंद सिंह उठ खड़े हुए, खूंटे से लटकती हुई एक भुजाली उतार ली और उस दरवाजे के पास जा एक एक हाथ दोनों कुलाबों पर मारा, जिससे कुलाबे कट गए। तारा सिंह ने दोनों पल्ले उतार अलग रख दिए। भैरव सिंह ने एक बलता हुआ क्षमादान उठा लिया और चारों आदमी उस कोठरी के अंदर गए, मगर वहां एक चूहे का बच्चा भी नजर न आया। इस कोठरी में 3 तरफ मजबूत दीवारें थीं और एक तरफ वही दरवाजा था जिसका कुलाबा काट ये लोग अंदर आए थे।
हाँ, सामने की तरफ वाली अर्थात बिचली दीवार में काठ की एक अलमारी जड़ी हुई थी। इन लोगों का ध्यान उस अलमारी पर गया और सोचने लगे कि शायद ये अलमारी इस ढंग की हो जो दरवाजे का काम देती हो और इसी राह से वो औरत आई हो। मगर उन लोगों का ये ख्याल भी तुरंत जाता रहा और विश्वास हो गया कि अलमारी किसी तरह दरवाजा नहीं हो सकती और ना इस राह से वो औरत आई ही होगी, क्योंकि उस अलमारी में भैरव सिंह ने अपने हाथ से कुछ जरूरी असबाब रखकर ताला लगा दिया था, जो अभी तक ज्यों का त्यों बंद था। ये कब हो सकता है कि कोई ताला खोलकर इस अलमारी के अंदर घुस गया हो और बाहर का ताला जैसा का तैसा दुरुस्त कर दिया हो? लेकिन तब फिर क्या हुआ? ये औरत क्यों कर आई और किस राह से चली गई? उन लोगों ने लाख सिर धुना और गौर किया, मगर कुछ समझ ना आया। ताज्जुब भरी बातों ही में रात बीत गई। सुबह को जब राजा बीरेंद्र सिंह अपने लड़के को देखने के लिए उस कमरे में आए तो जर्राह, वैद्य तथा और मुसाहिब लोग भी उनके साथ थे। बीरेंद्र सिंह ने इंद्रजीत सिंह से तबीयत का हाल पूछा। उन्होंने कहा, अब तबीयत अच्छी है, मगर एक जरूरी बात अर्ज किया चाहता हूं, जिसके लिए तखलिया हो जाना बेहतर होगा। बीरेंद्र सिंह ने भैरव सिंह की तरफ देखा। उसने तखलिया हो जाने में महाराज की रजामंदी जानकर सभी को हट जाने का इशारा किया। बात की बात में सन्नाटा हो गया और सिर्फ वही 5 आदमी उस कमरे में रह गए। बीरेंद्र, कहो क्या बात है? इंद्र, आज रात एक अजीब बात देखने में आई। बीरेंद्र, वो क्या? इंद्र, तारा सिंह की तरफ देखकर, तारा सिंह, सब हाल कह जाओ, क्योंकि उस समय तुम ही जागते थे, हम लोग तो पीछे जगाए गए थे। तारा, बहुत खूब। तारा सिंह ने रात का पूरा पूरा हाल राजा बीरेंद्र सिंह से कह सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने बहुत ताज्जुब किया और घंटों तक गौर में डूबे रहने के बाद बोले, खैर ये बात किसी और को ना मालूम हो, नहीं तो मुसाहिबों और अहलकारों में खलबली पैदा हो जाएगी और सैकड़ों तरह की गप्पें उड़ने लगेंगी। देखो तो क्या होता है और कब तक पता नहीं लगता। आज हम भी इसी कमरे में सोएंगे। एक दिन क्या, कई दिनों तक राजा बीरेंद्र सिंह उस कमरे में सोए, मगर कुछ मालूम न हुआ और न फिर कोई बात ही देखने में आई। आखिर उन्होंने हुक्म दिया कि उस कोठरी का दरवाजा नया कुलाबा लगाकर फिर उसी तरह बंद कर दिया जाए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।